कल एक बार जो हमने किया था उसको एक बार फिर जल्दी से बता देता हूँ, फिर हम आगे वाले पार्ट पे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पे, उससे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते थे। फिर मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताया था, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन करना, जिसमें हमने बॉन्ड लाइन नोटेशन का यूज किया था। ठीक है, तो वो हमने कैलकुलेट किया था। उसके बाद फिर हमने कुछ और देखे थे, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, ये सब पार्ट हमने कवर किया था। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक चीजें थे जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो हमने कवर किया था। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा आज, सबसे पहले दैट विल बी होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज हम सबसे पहले कवर करेंगे। ऑडिबल है ना? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम होमोलोगस सीरीज। विजिबल नहीं है? विजिबल तो होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे पहले होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज में यहां पे देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा है, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहां पर होता है जब आप होमोलोगस सीरीज की बात करते हो, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम, और क्वेश्चन में इस पॉइंट का यूज होगा। तो ये पॉइंट सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप arranged in increasing order of molecular mass is known as homologous series and different members of the series are known as homologues। अब इसका मतलब क्या है, इसको एक बार चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहां पर आप देखोगे तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है और यहां पर एक सीरीज हमने लिखा है। ठीक है, अब इस सीरीज में यहां पर आप चेक करिए, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप। अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमें कौन सा दिख रहा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? OH। OH फंक्शनल ग्रुप मतलब कौन सा होता है? अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इस सीरीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। तो अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, तो मैंने एक सीरीज लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, पहला पार्ट ये। उसके आगे हमने क्या लिखा है, अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अगर आप यहां पर देखोगे तो आप नीचे की तरफ जाओगे तो यहां पर आप देख सकते हो हमने इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मास में लिखा हुआ है। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो कार्बन का काउंट यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मास। आप देखोगे तो एक एक कार्बन का काउंट नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया। एंड डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर नोन एज होमोलोग्स। यहां पर ये जो डिफरेंट मेंबर्स है, CH3OH, CH3, CH2OH, इन्हें हम होमोलोग्स बोलते हैं। ये इसका आगे का पार्ट हो गया, क्लियर? अब इसके आगे देखिए हमने क्या लिखा है, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या सेंस है? जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप पे। यहाँ पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो जो ये केमिकल रिएक्शन शो करेगा वो सिमिलर करेगा। सिंस फंक्शनल ग्रुप इनमें सेम है तो इनके केमिकल रिएक्शंस भी सिमिलर होंगे, इसलिए हम बोलते हैं कि इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे। क्लियर? ये इसका मतलब हो गया। अगला हमने क्या लिखा है, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये आपके डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा तो ये किस पे डिपेंड करता है, बता सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ये किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, वैन डर वाल फोर्सेस हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ये मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। तो जब आप इन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सीरीज की बात करोगे तो इनके मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है। अगर मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है तो इनके वैन डर वाल फोर्सेस डिफरेंट होंगे, इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट होंगे। हेंस हम बोलते हैं कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है। ये इस पॉइंट का मतलब हो गया। इतना क्लियर? अब इसके आगे हमने क्या लिखा है, सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर बाय CH2 यूनिट। अगर आप देखोगे यहाँ पे सक्सेसिव का मतलब क्या है, अगर मैं इसको पहला बोल रहा हूं तो इसके जस्ट नेक्स्ट वाला, इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव मेंबर। अगर मैं इसको पहला बोल रहा हूं तो इसके जस्ट नेक्स्ट वाला, इसको हम बोल रहे हैं सक्सेसिव मेंबर। सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज में अगर आप देखोगे तो CH2 यूनिट का डिफरेंस है।
फर्स्ट और सेकंड में आप देख सकते हो CH2 का डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड में इसमें भी आप देख सकते हो CH2 यूनिट का डिफरेंस है, या फिर हम बोल सकते हैं 14 मॉलिक्यूलर मास का यहाँ पे डिफरेंस होगा। तो जब हम सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज की बात करते हैं तो उसमें CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। ये इस पॉइंट का मतलब हो गया। क्लियर? एक और पॉइंट जो यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि जब भी हम होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं तो एवरी होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फॉर्मूला। हम एक जनरल फॉर्मूले से होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस अल्कोहल होमोलोगस सीरीज की बात करूं तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है CnH2n+2O। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब जनरल फॉर्मूला कैसे हर सीरीज का निकालते हैं वो भी हम आगे कवर करेंगे, बट अभी इतना ध्यान रखिए कि अल्कोहल होमोलोगस सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला है वो ये होता है। क्लियर? अब जब मैं इस होमोलोगस सीरीज की बात कर रहा हूं, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ पे n के वैल्यूज आप पुट कर करके डिफरेंट मेंबर्स को ऑब्टेन कर सकते हो। अगर मैंने n का वैल्यू 1 पुट किया तो यहां पर बन जाएगा CH4O, और CH4O से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे CH3OH, इसको आप लिखोगे तो इसको आप CH4 लिख सकते हो, तो ये इसका फर्स्ट मेंबर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम n के वैल्यूज को पुट करके डिफरेंट यहाँ पर मेंबर्स को क्रिएट कर सकते हैं। इतना क्लियर? सबको समझ में आ गया ये चीज? कितनों को नहीं दिख रहा? ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर? ठीक है। इनमें बताइए कि क्या ये दोनों आपस में होमोलोग हैं? क्या ये दोनों आपस में होमोलोग है जो मैंने यहां पर लिखा है? अब इसमें हम एक गलती करते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ये दोनों भी आपस में होमोलोग है। मैंने आपको सक्सेसिव होमोलोग नहीं बोला, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, आपस में होमोलोग है या नहीं है। अगर सक्सेसिव होमोलोग होगा तो डिफरेंस होना चाहिए CH2 यूनिट का, ठीक है। सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज में डिफरेंस कितना होना चाहिए? CH2 यूनिट का। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में सीधा ये पूछे होमोलोग है या नहीं है, तो उसके लिए दो कंडीशन आपको देखना होता है। दो कंडीशन कौन सा? पहला आपको चेक करना होता है फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है ये, डिफरेंस ऑफ वन और मोर CH2 यूनिट। डिफरेंस ऑफ वन और मोर CH2 यूनिट। सीरीज के किसी भी दो मेंबर को हम आपस में होमोलोग बोल सकते हैं। सीरीज के कोई भी दो मेंबर को आपस में होमोलोग बोला जाता है। अब अगर सीरीज का कोई भी दो मेंबर है तो उसमें सोचो डिफरेंस किसका होगा। अगर सक्सेसिव होता तो एक CH2 यूनिट का, अगर सक्सेसिव नहीं है तो एक से ज्यादा CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा। तो जब भी हम दो मेंबर की बात करते हैं तो उनमें एक या एक से ज्यादा CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा। इतना सबको समझ में आता है? तो जब भी हम होमोलोग की बात करते हैं तो कोई भी सीरीज के दो मेंबर को आप आपस में होमोलोग बोल सकते हो। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये होमोलोग है या नहीं है, तो आपको सिंपली क्या देखना है? आपको फंक्शनल ग्रुप चेक करना है, इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है। दूसरा, यहां पर एक और चीज आप देखोगे तो यहां पर डिफरेंस कितने CH2 यूनिट का है? दो CH2 यूनिट का है। तो एक हो या एक से ज्यादा CH2 यूनिट का डिफरेंस हो तो हम उनको आपस में होमोलोग बोल सकते हैं। क्लियर? फंक्शनल ग्रुप तो इसमें सेम है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। तो फंक्शनल ग्रुप सेम एंड डिफरेंस ऑफ वन और मोर CH2 यूनिट। इतना क्लियर? ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये चीज इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें हमें गलती नहीं करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल क्वेश्चन में आपको इस तरीके से भी पूछ देता है, आपको सिंपली इस तरीके से भी लिख के दे देता है, क्या ये दोनों आपस में होमोलोग हैं? ये दोनों आपस में होमोलोग है या नहीं है? पॉइंट जो मैंने बोला उसको चेक करो, फंक्शनल ग्रुप सेम है या नहीं है? फंक्शनल ग्रुप सेम, और दूसरा क्या चेक करना है? CH2 यूनिट का डिफरेंस है या नहीं है, एक या एक से ज्यादा। ठीक है, बहुत बार ऐसे ब्रांचिंग करके भी देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ये पॉइंट चेक करना है फंक्शनल ग्रुप सेम है या नहीं है, और डिफरेंस ऑफ वन और मोर CH2 यूनिट है या नहीं है।
अगर ये है तो उसको हम आपस में होमोलॉग बोल सकते हैं। यहां पर आप देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम दिख रहा है, और अगर आप देखोगे डिफरेंस इन दोनों में, यहाँ पे 2H है, यहाँ पे CH है, लेकिन यहाँ नीचे CH3 है। तो अगर आप दोनों में देखोगे तो दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? एक CH2 यूनिट का। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में क्या कहलाएंगे? होमोलॉग कहलाएंगे। सबको समझ में आया ये चीज? अब क्लियर हो गया कैसे देखना है? ठीक है, तो कभी भी आप क्वेश्चन करोगे तो होमोलॉग है या नहीं, अगर ये पूछा तो आपको ये चीज सोचना है। इतना क्लियर? बढ़े आगे? ठीक है, चलो आगे की तरफ देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो पार्ट हम यहां पर देख रहे हैं, आपसे ये क्वेश्चन बोला गया है, विच इज हायर होमोलॉग ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। इसका आंसर क्या होगा? होमोलोगस सीरीज का वही क्राइटेरिया है जो मैंने बताया, फंक्शनल ग्रुप सेम एंड डिफरेंस ऑफ वन और मोर CH2 यूनिट। गुड, इसका आंसर क्या होगा? सेकंड। इसका आंसर सेकंड क्यों होगा? सबसे पहला चीज, यहां पर जब आप अमीन की बात करते हो तो अमीन में अभी मैंने आपको बताया कि होमोलोगस सीरीज देखने के लिए सबसे पहला कंडीशन फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम, और फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम मैंने आपको इसके बारे में लास्ट क्लास में बताया था कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, बताया था। तो अगर ये 2 डिग्री अमीन है, विच मीन्स अगर आपको होमोलोगस देखना है तो आपका आंसर भी 2 डिग्री अमीन ही होना चाहिए, और डिफरेंस फिर CH2 यूनिट का आपको दिख जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये पहला वाला कौन सा डिग्री अमीन है? क्या बताया था इसके बारे में, कैसे देखते हैं कौन सा डिग्री है ये? नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, ये बताया था मैंने। तो दिस इज 1 डिग्री अमीन, पहला वाला 1 डिग्री अमीन है। अगेन थर्ड वाला, ये वाला कौन सा डिग्री अमीन है? थर्ड ऑप्शन इज 3 डिग्री अमीन, ये आपका 3 डिग्री अमीन है। अगेन फोर्थ, फोर्थ कौन सा डिग्री अमीन है? फोर्थ इज 1 डिग्री अमीन। नाइट्रोजन यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है, इट इज 1 डिग्री अमीन। और ये सेकंड वाला आप देख सकते हो 2 डिग्री अमीन है। तो मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूं तो 1, 3 और 4 ये तो आपके आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो गया, तो होमोलोगस सीरीज की हम बात नहीं करेंगे। तो इसलिए आपका आंसर जो होगा इस केस में सेकंड, और फिर आप उसको आगे एनालाइज करोगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे आपका CH2 यूनिट का भी डिफरेंस है, जिसके वजह से इसे हम होमोलोगस बोल सकते हैं। इतना सबको समझ में आ गया? होमोलोगस कैसे चेक करना है ये सबको क्लियर है? इसमें गलती मत करना आपसे, ठीक है? होमोलोगस कैसे चेक करना है ये मैंने अभी आपको बताया। अब इस पे हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे यहां पर हम देख रहे हैं हाउ टू फाइंड जनरल फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था कि हर होमोलोगस सीरीज को एक हम जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला निकालने का जो एक छोटा सा तरीका है वो क्या है। उसके लिए यहां पर आप देखिए हमने क्या लिखा है। सबसे पहले यहां पर हमने लिखा है CnH2n+2, दिस इज आवर मास्टर फॉर्मूला। मास्टर फॉर्मूला मतलब इसको यूज करके और इसमें कुछ चेंजेस करके हम डिफरेंट होमोलोगस सीरीज के फॉर्मूले को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब इसके आगे देखें हमने क्या लिखा है। इफ 1 पाई बॉन्ड स्लैश रिंग प्रेजेंट, एक पाई बॉन्ड या एक रिंग प्रेजेंट होगा तो हम 2H को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमूव 2H। रिमूव 2H का क्या मतलब है? यहां पर लिखा हुआ है CnH2n+2। अगर आपका एक पाई बॉन्ड या एक रिंग हुआ तो इस फॉर्मूले से, मास्टर फॉर्मूले से हम 2H को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करेंगे पर पाई बॉन्ड पर रिंग। ठीक है, वो कैसे करेंगे अभी आगे देखते हैं, बट ये आपको ध्यान रखना होता है। अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो उसके लिए हम एक हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसके लिए हम एक हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और इसको याद करके आप डायरेक्टली इसके आगे किसी भी होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला यहां पर क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? अब इसको यूज करके कैसे फॉर्मूला क्रिएट करना है, चलिए इसको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहां पर ये कुछ क्वेश्चंस है। राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो देयर फर्स्ट मेंबर। मुझे इसके फर्स्ट मेंबर के बारे में बताना है। सबसे पहले एल्केन। एल्केन सबको पता होता है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला जल्दी बता दो। एल्केन का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? CnH2n+2। तो एल्केन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमें पहले से ही याद होता है। CnH2n+2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब अगर फर्स्ट मेंबर की हम बात करेंगे, एल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है? जल्दी जल्दी, एल्केन का फर्स्ट मेंबर मीथेन, CH4। एल्केन का फर्स्ट मेंबर इज CH4। CH4 मतलब यहां पर जब आप फर्स्ट मेंबर की बात करोगे तो n का वैल्यू 1 यूज करके करोगे। हमें ये पता होता है मीथेन है, विच मींस n का वैल्यू 1 पुट करके आप इस फर्स्ट मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो ये सबसे आसान काम था। अब अगर हम एल्कीन की बात करें, एल्कीन का अगर हम जनरल फॉर्मूला
एक बार बस मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हमने ट्रिक लिखा था उसको कैसे यूज करना है। सबसे पहले लिखो मास्टर फॉर्मूला। मास्टर फॉर्मूला कौन सा है? CnH2n+2। ठीक है, ये मास्टर फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर एल्कीन है, मतलब C डबल बॉन्ड C है, मतलब एक पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड के लिए मैंने आपको क्या बोला? रिमूव 2H। तो यहां पर -2 कर दो, 2H को रिमूव कर दो। जैसे ही आप 2H को यहां पे रिमूव करोगे आपका फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n। दिस विल बी अ फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला है ये आपका एल्कीन होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला बन जाएगा। इतना क्लियर? ये तरीका है फॉर्मूला क्रिएट करने का। फर्स्ट मेंबर की हम बात करते हैं। अब बताओ फर्स्ट मेंबर क्या होगा इसका? मिनिमम कितने कार्बन चाहिए हमें फर्स्ट मेंबर क्रिएट करने के लिए? मिनिमम कितने कार्बन चाहिए फर्स्ट मेंबर क्रिएट करने के लिए? 2। जब हम एल्कीन की बात करते हैं तो आपको ये पता होता है कि हमें कम से कम 2 कार्बन चाहिए होंगे, इससे कम में हमारा काम नहीं चलेगा। तो अगर हम फर्स्ट मेंबर की बात करें, इथीन इसका फर्स्ट मेंबर है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो n का वैल्यू जो है, n का वैल्यू मिनिमम 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे n आप 1 यूज नहीं कर सकते। मिनिमम वैल्यू जो n का आपको पुट करना होगा वो 2 से आपको पुट करना होगा। तो यहां पर ये इसका फर्स्ट मेंबर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एल्काइन। एल्काइन मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C। इसका फॉर्मूला बताओ। एल्काइन क्या क्या बन जाएगा? CnH2n-2। ठीक है, अगेन मास्टर फॉर्मूला। मास्टर फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। दिस इज द मास्टर फॉर्मूला। जब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। और अगर 2 पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड के लिए 2H हटाना है। तो 2 पाई बॉन्ड के लिए हम 4H हटाएंगे। विल रिमूव 4H फ्रॉम दिस। तो यहां पर CnH2n+2 -4 कर दिया तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n-2। दिस विल बी दी फॉर्मूला फॉर होमोलोगस सीरीज। क्लियर? अब इसके बाद जब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट मेंबर की, फर्स्ट मेंबर क्या होगा इसका? फर्स्ट मेंबर में मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? फर्स्ट मेंबर में मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। ठीक है, यहां पर हमें मिनिमम 2 कार्बन चाहिए होगा, क्योंकि अगर ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करना है तो अगेन मुझे 2 कार्बन का सिस्टम चाहिए। एक कार्बन से हमारा काम नहीं चलेगा। तो जब मैं एल्काइन के फर्स्ट मेंबर की बात करता हूं, दिस विल बी आवर फर्स्ट मेंबर। क्लियर? अब जो हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है एल्कीनाइन। एल्कीनाइन का क्या मतलब है इस वर्ड से बताइए? एल्कीनाइन मतलब यहां पे क्या क्या प्रेजेंट होगा? एल्कीनाइन में इन और आइन दोनों है। इन और आइन दोनों होने का क्या मतलब हो गया? यहां पे डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। तो जब मैं एल्कीनाइन सिस्टम की बात करता हूं, यहां पर C डबल बॉन्ड C भी है और C ट्रिपल बॉन्ड C भी है। ये दोनों है। अब अगर दोनों है तो फॉर्मूला बताइए। सबसे पहले हम लिखेंगे मास्टर फॉर्मूला CnH2n+2। माइनस कितना करेंगे? यहां पर कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं हमें? टोटल सिस्टम में कितने पाई बॉन्ड होंगे? टोटल पाई बॉन्ड देख सकते हो आप, 3 है। टोटल पाई बॉन्ड 3 है। अगर 3 पाई बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन हमें रिमूव करना है? हमें यहाँ पर 6 हाइड्रोजन रिमूव करना है। सही, तो यहाँ पर -6 कर दीजिए। जैसे आप -6 करोगे आपका फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा CnH2n-4। ये इसका फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर बताओ कि हमें मिनिमम कितने कार्बन चाहिए एल्कीनाइन सिस्टम क्रिएट करने के लिए? मिनिमम कितने कार्बन चाहिए एल्कीनाइन सिस्टम क्रिएट करने के लिए? 3 या 4? 3 या 4? 3 वाले सिली मिस्टेक कैसे कर रहे हो इसमें? कितने चाहिए? 4 बना के देखो एक बार। अगर आपने 3 कार्बन लिया और डबल ट्रिपल दोनों लगा दिया, क्या ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्या हो रहा है बीच वाले कार्बन पे? कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए। कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं मैक्सिमम? 4 बनाएंगे। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर आपका गलत है, विच मींस आप 3 कार्बन सिस्टम में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर 3 में नहीं कर सकते तो अगला ट्राई करो, 4 को लो। तो अगर आप 4 कार्बन सिस्टम लोगे तो यहां पर आप इजिली देख सकते हो कि आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो और यहां पर आपका ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। तो 3 में नहीं होगा तो हमने 4 पे इस चीज को लिया और यहां पर हम देख सकते हैं ये हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर? तो ये इसका फर्स्ट मेंबर हो गया। क्लियर? अब अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीनाइन सीरीज? ठीक है, अगर थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीनाइन सीरीज में नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछा तो क्या बोलेंगे? गुड। थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीनाइन सीरीज का आंसर कितना होगा? 6 होगा। ये बस सिंपल सा लॉजिक है। आपको अगर फर्स्ट मेंबर का पता है
तो आपको ये पता है कि होमोलोगस सीरीज में जैसे आप नेक्स्ट नंबर पर मूव करोगे तो उसमें एक कार्बन बढ़ेगा, CH2 यूनिट का इंक्रीमेंट होता है, फिर एक और पे मूव करोगे तो एक और CH2 यूनिट का इंक्रीमेंट होगा। तो अगर फर्स्ट मेंबर में 4 कार्बन है तो सेकंड मेंबर में 5 कार्बन होगा, थर्ड मेंबर में 6 कार्बन होगा। तो आपको फर्स्ट का आइडिया होना चाहिए और उसके बाद आप इजीली ये बता सकते हो कि सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए उसमें कितने वहां पर कार्बन होंगे। इतना सबको समझ में आ गया? इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बताइए। एल्काडाइन, एल्काडाइन का क्या मतलब है? यहां पर क्या होंगे? कितने डबल बॉन्ड? एल्काडाइन मतलब कितने डबल बॉन्ड? 2 डबल बॉन्ड। तो एल्काडाइन का मतलब है कि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड होगा, और 2 डबल बॉन्ड होने का मतलब यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड का मतलब यहाँ से कितने H हटाएंगे हम? H कितने हटाना है हमें? 4। यहाँ से H हटाना है तो मास्टर फॉर्मूला लिखा CnH2n+2। 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 हाइड्रोजन हटाया, और 4 हाइड्रोजन हटाने का मतलब है जो फॉर्मूला बनेगा CnH2n-2। ये हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। अभी बताओ फर्स्ट मेंबर मिनिमम कितने कार्बन चाहिए फर्स्ट मेंबर क्रिएट करने के लिए? कितने चाहिए? 3। ठीक है, 3 से हमारा काम चल जाएगा। मुझे एल्काडाइन चाहिए, मतलब 2 डबल बॉन्ड चाहिए, और 2 डबल बॉन्ड सिस्टम आप इजिली 3 कार्बन में क्रिएट कर सकते हो, एलीन सिस्टम। इस एलीन सिस्टम को आप इजिली समझ सकते हो कि यहाँ पे हमें 3 कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड लगा सकते हो। तो हमारा जो फर्स्ट मेंबर होगा वो ये होगा। आ गया सबको समझ में? अभी तक कोई दिक्कत? ये सारे क्लियर है सबको? बड़े आगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, कुछ और सीरीज के फॉर्मुलेज निकालते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम किसका देख रहे हैं? एल्कोहल का। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर हम कवर कर रहे हैं एल्कोहल। एल्कोहल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, OH। ठीक है, एल्कोहल को हम लिख रहे हैं इस तरीके से। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा, यहां पर क्या आएगा? -4 था तो CnH2n+2 -4 मतलब CnH2n-2। ठीक है, अब ठीक है, ओके। तो ये इसका पार्ट हो गया, ये तो आप इजीली पता कर सकते हैं यार, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, अब इसमें ये मेंबर हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एल्कोहल। एल्कोहल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? OH। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? एल्कोहल होता है। अब अगर हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें, सिंस ये ऑक्सीजन वाला पार्ट एक बार पहली बार हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो एक बार आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे मास्टर फॉर्मूला। मास्टर फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। ये इसका मास्टर फॉर्मूला हो गया। अब जब हम अल्कोहल की बात करते हैं, यहाँ पर क्या कोई पाई बॉन्ड है? नहीं। कोई रिंग नहीं, कोई नाइट्रोजन नहीं, कोई हेलोजन नहीं। अगर ये सब कुछ भी नहीं है, सिंपल अल्कोहल है, इसका मतलब हमें इस मास्टर फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है। मेरा जो मास्टर फॉर्मूला है इसको हम रख के रखेंगे। इतना सबको समझ में आ गया? अब सिंस ये अल्कोहल है तो आपको एक चीज और करना होगा कि ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो आपको यहाँ मास्टर फॉर्मूले में ऑक्सीजन भी लगाना होगा, तभी तो इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि हमें एक OH तो चाहिए होगा। तो अगर हम अल्कोहल होमोलोगस सीरीज के फॉर्मूले की बात करें तो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा, ये अल्कोहल होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला बन जाएगा। बना सकते हैं सब इसको आराम से। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर ये सोचिए, जब मैं इसके फर्स्ट मेंबर की बात करता हूं, ठीक है, इसको सोचने का तरीका क्या है? ये जो फ्री वैलेंसी हमने यहाँ पर शो किया है, ये जो फ्री वैलेंसी हमने यहाँ पर शो किया है, इससे ये सोचिए कि मिनिमम कितने कार्बन मुझे यहाँ पर चाहिए होंगे फर्स्ट मेंबर को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इस फ्री वैलेंसी से सोचिए कि मिनिमम कितने कार्बन से मेरा काम चल जाएगा फर्स्ट मेंबर क्रिएट करने के लिए। एक कार्बन से काम चल जाएगा। एक कार्बन से काम चल जाएगा क्योंकि हमें पता होता है कि अगर मैं एक कार्बन यहाँ पर ले लूंगा तो CH3OH बन जाएगा। CH3OH बनने का मतलब मिथानॉल बनना, और मिथानॉल हमें पता है कि अल्कोहल है। तो अगर मैं फर्स्ट मेंबर की बात करूं तो इसका फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा? मिथानॉल हो जाएगा। इतना सबको समझ में आता है? ये फॉर्मूला हम सब निकाल सकते हैं। अब ईथर, ईथर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। खुद बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा? ईथर में सेम कंसेप्ट यूज करिए, फॉर्मूला बताइए। ईथर सेम होगा डिफरेंट होगा? सेम होगा, बोल सकते हैं इसमें। ईथर का भी कंसेप्ट सेम चलेगा। सेम कैसे? पहले लिखो CnH2n+2, कोई पाई बॉन्ड, कोई रिंग वगैरह कुछ नहीं, सिंपली लास्ट में ईथर है तो हमें एक ऑक्सीजन भी लगाना होगा, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो अल्कोहल और ईथर का फॉर्मूला क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। विच मीन्स अगर मैं किसी एक जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो एक जनरल फॉर्मूले से एक से ज्यादा होमोलोगस सीरीज भी रिप्रेजेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूला सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सीरीज का होगा। आप यहां पर देख सकते हो अल्कोहल ईथर दोनों के होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला क्या आ रहा है? सेम आ रहा है।
क्लियर? तो ये एक और चीज आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। अब मुझे ये बताइए कि जब मैं इसके फर्स्ट नंबर की बात करूंगा, यहाँ पर दो फ्री वैलेंसी है ओ के दोनों साइड। अब मुझे यहाँ पर मिनिमम कितने कार्बन चाहिए होंगे ईथर क्रिएट करने के लिए? मुझे ईथर का फर्स्ट नंबर चाहिए, मिनिमम कितने कार्बन चाहिए होंगे? इस फ्री वैलेंसी से कार्बन अटैच करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, दो। यहां पर मुझे मिनिमम दो कार्बन चाहिए, एक लेफ्ट में और एक राइट में। मुझे कम से कम एक एक कार्बन तो दोनों साइड लगाना होगा। अगर आपने ये सोचा कि मैं कार्बन नहीं लगाऊं, अगर आपने किसी भी एक साइड हाइड्रोजन को लगा दिया, सपोज अगर आपने किसी भी एक साइड हाइड्रोजन का लगा दिया तो ये तो OH बन जाएगा। OH बनने का मतलब फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, मतलब ये क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। तो जब हम ईथर की बात करें तो मुझे मिनिमम दोनों साइड एक एक कार्बन लगाना होगा। हाइड्रोजन से मेरा काम यहां पर नहीं चलेगा, तो इसलिए हमने दोनों साइड एक एक कार्बन लगाया एंड दिस विल बी आवर फर्स्ट मेंबर। ये हमारा ईथर का फर्स्ट मेंबर हो जाएगा। ये सबको समझ में आ गया? इतना सब निकाल लेंगे। अब जब हम ईथर की बात करते हैं तो ईथर में एक और चीज ध्यान रखिएगा, तीन टर्म, सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, मिथाइल ईथर। बहुत सिंपल ये तीनों टर्म्स है, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, मिथाइल। जब मैं सिमेट्रिकल ईथर की बात करता हूं तो उसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, ROR, मतलब दोनों साइड जो आपको ग्रुप दिखेंगे वो अगर सेम दिख रहा है तो उसको हम सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। ROR डैश अगर मैं स्पेसिफिकली इस तरीके से लिखूं, दोनों साइड अगर आपको डिफरेंट दिख रहा है तो उसको हम अनसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। और तीसरा मिथाइल ईथर, अगर एक साइड आपने CH3 को फिक्स कर दिया और दूसरे साइड कुछ भी हो तो ऐसे टाइप के ईथर को हम बोलते हैं मिथाइल ईथर। क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा कुछ टर्म लिखा हुआ है तो आपको इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि सिमेट्रिकल क्या होता है, अनसिमेट्रिकल क्या होता है, मिथाइल ईथर क्या होता है। क्लियर? अब आपसे अगर स्पेसिफिकली मैं ये पूछूं कि अनसिमेट्रिकल ईथर के फर्स्ट मेंबर के लिए मिनिमम मुझे कितने कार्बन चाहिए, अनसिमेट्रिकल ईथर के फर्स्ट मेंबर के मुझे कितने कार्बन चाहिए? 3। अनसिमेट्रिकल ईथर के फर्स्ट नंबर के लिए मुझे 3 कार्बन चाहिए। अब आपको ये इजीली समझ में आना चाहिए कि एक साइड अगर मैं CH3 लगा रहा हूं तो दूसरे साइड में CH3 नहीं लगा सकता, मुझे कम से कम 2 कार्बन चाहिए होगा। तो क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली ऐसा लिख के दे दिया तो आप इस तरीके से सोचोगे। अगर सिंपल ईथर लिख के दिया तो हम सिंपल ईथर मानेंगे, अगर आपको अनसिमेट्रिकल लिख के दे दिया तो फिर आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया एल्कोहल और ईथर के बारे में। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, COH, दिस इज एल्डिहाइड। अब जब हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले इसका फॉर्मूला बताइए। सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल अभी तो बताया, अगर दोनों साइड सेम है तो सिमेट्रिकल, अगर दोनों साइड डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को हम सिंपल ईथर भी बोलते हैं, सही है। सिमेट्रिकल को सिंपल ईथर, अनसिमेट्रिकल को आप मिक्स्ड ईथर बोल सकते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल या फिर इट इज ऑल्सो सिंपल ईथर और अनसिमेट्रिकल या फिर मिक्स्ड ईथर, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। अब जब हम यहां पर एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एल्डिहाइड में यहां पर फॉर्मूला क्या आ रहा है? CnH2nO, सही है। अब यहां पर सबसे पहले मास्टर फॉर्मूला CnH2n+2। यहां पर क्या कोई पाई बॉन्ड दिख रहा है? यहां पर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड। अगर एक पाई बॉन्ड है तो यहां पर हम क्या करेंगे? एक पाई बॉन्ड है तो यहां पर हमें दो H को रिमूव करना है, और जैसे हम दो H रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा CnH2n। और एक और चीज मैंने आपको क्या बताया, सिंस यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आपको फॉर्मूले में लास्ट में ऑक्सीजन भी चाहिए होगा। तो फाइनली अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CnH2nO, ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। इतना क्लियर है? तो ये हो गया एल्डिहाइड का फॉर्मूला। अब यहां पर ये सोचिए कि ये जो फ्री वैलेंसी है, इस फ्री वैलेंसी से मुझे मिनिमम कितने कार्बन अटैच करने पड़ेंगे, या बिना कार्बन अटैच किए भी मेरा काम चल जाएगा सिर्फ हाइड्रोजन को लगा के? मिनिमम कितने कार्बन, 1 या 0? मिनिमम कितने कार्बन, 1 या 0? हाइड्रोजन से भी काम चल सकता है क्या, अगर मुझे फर्स्ट नंबर लिखना है? खुद सोचो, अगर मैंने यहां पर H कर दिया तो ऐसा कहीं एल्डिहाइड कभी जीवन में सुना है? अगर H लगा दिया तो क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, मिथनॉल बन जाएगा। विच मींस यहाँ पे मुझे किसका रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे कार्बन का रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर मैं H को लगा के भी काम चला सकता हूँ। ये मुझे प्रीवियस नॉलेज से आइडिया होना चाहिए कि फॉर्मल्डिहाइड एग्जिस्ट करता है, और अगर यहाँ पे हमने H ले लिया तो इसका फर्स्ट नंबर क्रिएट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे कार्बन लिया तो एसिटल्डिहाइड क्रिएट होगा, वो इसका सेकेंड मेंबर होगा, फर्स्ट मेंबर नहीं होगा।
तो इतना हमें आइडिया होना चाहिए। तो यहां पर जब मैं एल्डिहाइड के फर्स्ट मेंबर की बात करूंगा तो फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन होंगे, एक कार्बन होगा और फॉर्मल्डिहाइड आपका आंसर होगा। क्लियर? तो ये चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि फ्री वैलेंसी से हम अगर H से भी काम चला सकते हैं तो H को भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने ईथर में H लगाया होता तो फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता, एल्कोहल हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आप H लगा के भी काम चला सकते हो। तो मिनिमम कार्बन के केस में यहाँ पर हम H लगा के भी काम चला सकते हैं और हमारा फॉर्मल्डिहाइड फर्स्ट मेंबर होगा। इतना क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीओ। कीटोन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ सेम होगा या डिफरेंट होगा? फॉर्मूला सेम होगा, सेम तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगेन सबसे पहले मास्टर फॉर्मूला लिखेंगे CnH2n+2। सिंस यहां पर भी एक पाई बॉन्ड है तो यहां पर भी क्या कर दो, दो हाइड्रोजन को हटा दो, और दो हाइड्रोजन को हटाने के बाद सिंस एक ऑक्सीजन भी है तो यहाँ पे ऑक्सीजन को भी लगा दो। तो जब मैं ओवरऑल फॉर्मूले की बात करूंगा तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CnH2nO। कितना क्लियर? अब ये सोचो कि ये जो सीओ के दोनों साइड फ्री वैलेंसी है, यहां पर मिनिमम आपको कितने कार्बन चाहिए होंगे फर्स्ट मेंबर क्रिएट करने से? क्या यहां पर H लगाने से काम चलेगा? क्या यहां पर H लगाने से काम चलेगा? अगर आपने एक भी साइड H लगाया तो क्या दिक्कत है, क्या बन जाएगा? एक भी साइड अगर H लगाया तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर आपने दोनों में से एक भी साइड H लगाया तो एल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, कीटोन चाहिए। और कीटोन अगर चाहिए तो मुझे दोनों साइड मिनिमम एक कार्बन तो लगाना पड़ेगा, दोनों साइड मिनिमम एक कार्बन तो लगाना पड़ेगा। और अगर हम एक कार्बन लगाएंगे तो इसके फर्स्ट मेंबर में यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे, 3 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये सबको समझ में आ गया? H क्यों नहीं लगा रही है, सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, इतना सबको क्लियर है अभी तक? कोई दिक्कत इसमें? नेमिंग सब बाद में करेंगे हम, नेमिंग छोड़िए, एसीटोन बोलते हैं, प्रोपानोन बोलते हैं, सब बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट यहां पर जो हम देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का यहां पर हमें फॉर्मूला निकालना है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, COOH। ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पर अगर मुझे फॉर्मूला निकालना है, जनरल फॉर्मूला, उसी ट्रिक को यूज करो, उसी ट्रिक को यूज करो। CnH2n, लास्ट में क्या आएगा, ऑक्सीजन भी तो डालना पड़ेगा, CnH2nO2। ठीक है, लास्ट में दो ऑक्सीजन भी आएंगे। तो यहां पर सबसे पहले अगेन वही जनरल फॉर्मूला लिखो, मास्टर फॉर्मूला। मास्टर फॉर्मूला इज CnH2n+2, ये मास्टर फॉर्मूला है। और अगर यहां पर आप देखोगे तो एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है तो यहां से भी क्या करो, दो H को रिमूव करो, और लास्ट में सिंस एसिड में यहाँ पे दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो फाइनली क्या कर दो, दो O लगा दो, O2 के फॉर्म में इसको लिख दो। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा CnH2nO2। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? अगेन ये सोचो, अगर हम फर्स्ट मेंबर की बात करें तो ये जो फ्री वैलेंसी यहां पर है, इस फ्री वैलेंसी से मिनिमम मुझे कितने कार्बन अटैच करने पड़ेंगे, या बिना कार्बन अटैच किए भी काम चल जाएगा? सोचो, प्रीवियस नॉलेज से ये पता होना चाहिए कि यहां पर मिनिमम कितने कार्बन, 0 1, सही, मिनिमम यहां पर 0 कार्बन, मतलब यहां पर H से भी काम चल जाएगा। और ये हमें कैसे आइडिया होता है, जैसे ही आप यहां पर H लगा के देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, बहुत कॉमन है, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। और फॉर्मिक एसिड में पता है इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां पर मिनिमम आपका कार्बन देखोगे तो एक कार्बन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो बस हमें ये आइडिया होना चाहिए और खुद अपने आप देख के समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कार्बन का रिक्वायरमेंट है या कार्बन का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप एक H लगाओगे तो आपका फॉर्मिक एसिड क्रिएट हो जाएगा एंड दिस विल बी इट्स फर्स्ट मेंबर। इतना सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहां पर हम देख रहे हैं एस्टर। एस्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, COO। हाँ, इस तरीके से हम एस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मुझे फॉर्मूला बताइए, एस्टर का फॉर्मूला क्या होगा, सेम डिफरेंट? सेम और डिफरेंट? सेम। सेम। एस्टर का जो फॉर्मूला है वो सेम होगा।
अगर मैं यहां पर लिखूंगा, सबसे पहले मास्टर फॉर्मूला लिखा CnH2n+2, इसको लिखने के बाद सेम तरीका, एक पाई बॉन्ड है तो यहां से 2H को रिमूव करिए और फाइनली यहां पर आप देख सकते हो 2 ऑक्सीजन है तो यहां पे आपको O2 लगाना पड़ेगा। तो जो फॉर्मूला यहां पर बनेगा CnH2nO2 विच मींस इट विल बी द सेम फॉर्मूला जो हमने ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए निकाला था। क्लियर? अब एस्टर के लिए अगर आप फर्स्ट मेंबर की बात करते हो तो इसको मैं एक तरीके से समझा देता हूं, क्योंकि एस्टर में हम बहुत बार गलती करते हैं। ठीक है, तो एक चीज यहां पे समझ लेना जो मैं पहले बता रहा हूं। एस्टर की जब हम बात करते हैं तो एस्टर बनता है एसिड और अल्कोहल से। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से एस्टर का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। इस चीज को पहले समझो, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, हमने अल्कोहल लिया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वाटर को अगर हम रिमूव कर दे तो जो फंक्शनल ग्रुप क्रिएट होता है वो एस्टर क्रिएट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, ये हम आगे पढ़ेंगे एस्टरिफिकेशन में। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, इन दोनों से हम वाटर को रिमूव कर दे तो यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इतना सबको समझ में आ गया? अब ये सोचो कि अगर मैं सिंपलेस्ट एस्टर के बारे में सोचूं तो सिंपलेस्ट एस्टर कब बनेगा? जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपलेस्ट होगा, अल्कोहल सिंपलेस्ट होगा, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एस्टर बनेगा वो आपका सिंपलेस्ट पॉसिबल एस्टर बनेगा। अब अगर मैं पूछूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे सिंपलेस्ट कौन सा है, ठीक है, फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, यही तो अभी हमने पढ़ा। कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड। सही। तो अगर मैं फर्स्ट मेंबर की बात करूं, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, इट इज फॉर्मिक एसिड। सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल कौन सा है? सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल, सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल इज मिथानॉल। सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल इज मिथानॉल, जिसको मैं लिख सकता हूं इट इज CH3OH। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर मैं वाटर रिमूव कर दूंगा तो मेरा सबसे सिंपलेस्ट एस्टर बन जाएगा एंड दिस विल बी HCOCH3। ये आपका एस्टर बन जाएगा एंड दिस विल बी द सिंपलेस्ट एस्टर। विच मीन्स अगर आप इस एस्टर की बात करोगे और अगर मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट और राइट में आपको कितने कार्बन का रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो लेफ्ट साइड में आपको कार्बन का रिक्वायरमेंट नहीं है, H से ही काम चल जाएगा। क्योंकि जो लेफ्ट साइड है आप देख सकते हो, अभी तो हमने इसको बनाया और यहाँ पर हम H से भी काम चला सकते हैं क्योंकि ये जो हिस्सा है ये आपका एसिड से आता है, तो लेफ्ट साइड में H से भी काम चल जाएगा। लेकिन ये जो राइट साइड है, ये जो R है, यहाँ पर आपको मिनिमम एक कार्बन तो रखना पड़ेगा क्योंकि ये हिस्सा कहां से आ रहा है? अल्कोहल से। तो यहां पर आपको कम से कम एक कार्बन रखना होगा। अगर आपने इस R की जगह H कर दिया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, फिर एस्टर नहीं बचेगा। तो जब मैं राइट साइड की बात करता हूं एस्टर में, राइट साइड में मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? मुझे एक कार्बन चाहिए। और अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो लेफ्ट साइड में ये फ्री वैलेंसी के पास मुझे एक भी कार्बन नहीं चाहिए। तो अगर मैं टोटल कार्बन की बात करूंगा सबसे सिंपलेस्ट एस्टर में, तो टोटल कार्बन यहां पर कितने रिक्वायर्ड है? मुझे 2 कार्बन रिक्वायर्ड है एंड दिस विल बी दी सबसे या दिस विल बी द सिंपलेस्ट पॉसिबल एस्टर। एस्टर सबको समझ में आया नहीं आया? ये तरीके से आप याद रख लेना। OH ऑलवेज COOH से आएगा, इतना डिटेल अभी नहीं कर रहे, अभी जो बोल रहा हूं उसको ध्यान रखो। इतना सबको समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से हम एस्टर को यहाँ पे देख सकते हैं और एस्टर के फर्स्ट मेंबर को यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि उसका फर्स्ट मेंबर क्या बनेगा। तो ये तरीका ध्यान रखना कि कभी भी कंफ्यूजन हो तो एसिड और अल्कोहल को सोच के उसके फर्स्ट मेंबर को इजीली क्रिएट कर लेना। क्लियर? अब नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं, नेक्स्ट इज अमीन। ठीक है, अमीन को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और यहाँ पर स्पेसिफिकली अभी जो मैं अमीन की बात कर रहा हूँ वो 1 डिग्री अमीन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1 डिग्री अमीन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लिख रहे हैं। अब अगर मुझे इसका फॉर्मूला क्रिएट करना है, फॉर्मूला बताओ क्या होगा? वही ट्रिक को यूज करो, फॉर्मूला बताओ क्या होगा? गुड। मास्टर फॉर्मूले की जब हम बात करते हैं तो मास्टर फॉर्मूला मेरा क्या है? CnH2n+2, ये मेरा मास्टर फॉर्मूला है। अमीन में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि 1H को ऐड करो, एक हाइड्रोजन इसमें आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, यहाँ पर ऐड करना है। सिंस यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो आपको एक नाइट्रोजन की वजह से यहाँ पर एक H को ऐड करना है। कर दिया। एक H को ऐड करने के बाद सिंस फॉर्मूले में नाइट्रोजन भी आएगा तो एक N को लगा दो, जैसे अल्कोहल ईथर में हम O को लगा रहे थे तो यहाँ पे हम N को लगा देंगे और यही मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा CnH2n+3n। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर अमीन।
इतना सबको क्लियर है? अब जब हम इस अमीन की बात करते हैं, सबसे पहले तो मुझे फर्स्ट नंबर की बताओ, ये जो फ्री वैलेंसी यहां पर है जो n से है, मुझे मिनिमम यहां पर कितने कार्बन चाहिए, या बिना कार्बन के भी काम चल जाएगा? मिनिमम मुझे एक कार्बन चाहिए होगा, बिना कार्बन के काम नहीं चलेगा। अगर आपने यहाँ H लगा दिया तो अमोनिया बन जाएगा, ठीक है? अमोनिया अमीन नहीं होता। अमीन के लिए कम से कम वहां पर एक कार्बन आपका अटैच होना चाहिए। तो अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट यहाँ पर मेंबर की बात करूं तो ये क्या होगा, CH3NH2 मिथेनामाइन। यहाँ पर आपको मिनिमम एक कार्बन का रिक्वायरमेंट होगा। क्लियर? ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब एक और चीज यहाँ पर देखिए, मैंने आपको ये बोला कि अभी फॉर्मूला हमने किसके लिए क्रिएट किया, 1 डिग्री अमीन के लिए। लेकिन अगर आपसे 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन इसका भी फॉर्मूला पूछा तो फॉर्मूला विल रिमेन सेम। फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं होगा। यही फॉर्मूला आपका 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन के लिए भी होगा। डिफरेंस किस चीज का होगा, जब आप 2 डिग्री अमीन की बात करोगे, सपोज अगर मैं 2 डिग्री अमीन की बात करूं तो 2 डिग्री अमीन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर सिंपलेस्ट 2 डिग्री अमीन क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर सिंपलेस्ट 2 डिग्री अमीन। सही है, बोल सकते हैं हमें मिनिमम कितने कार्बन चाहिए होंगे, 2 कार्बन। अगर मैं 2 डिग्री अमीन बनाने की कोशिश करूंगा तो मिनिमम मुझे कितने कार्बन चाहिए होंगे, 2 कार्बन चाहिए होंगे। अगर मैं 3 डिग्री अमीन बनाने की कोशिश करूंगा तो मिनिमम मुझे कितने कार्बन चाहिए होंगे, 3 कार्बन चाहिए होंगे। इतना सबको समझ में आता है? विच मीन्स जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो यही है, इन तीनों के लिए अगर आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है, डिफरेंस है वैल्यू ऑफ एन। अगर 1 डिग्री अमीन है तो ये जो n का वैल्यू है ये 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि मिनिमम आपको एक कार्बन से काम चल जाएगा जब आप 1 डिग्री अमीन ले रहे हो। अगर 2 डिग्री अमीन है तो आपको n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 2 डिग्री अमीन के केस में n का वैल्यू 1 से आप यूज करके 2 डिग्री अमीन क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप 3 डिग्री अमीन बनाओगे तो n का वैल्यू आपको 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो डिफरेंस किस चीज में होगा, वैल्यू ऑफ n में। फॉर्मूला विल रिमेन सेम। इतना सबको समझ में आ गया? बोलो, समझ में आया नहीं आया? क्लियर? ठीक है, तो ये अमीन का फॉर्मूला निकालने का तरीका हो गया। अब मुझे ये बताओ एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला, एल्काइल हैलाइड होमोलोगस सीरीज, एल्काइल हैलाइड होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला। यूज ट्रिक, ट्रिक को यूज करके बताओ। गुड, CnH2n प्लस 1x, यही होगा। एल्काइल हैलाइड की जब हम बात करते हैं तो एल्काइल हैलाइड को हम इस तरीके से सिंपली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x से कुछ अटैच कर देंगे, एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। तो मास्टर फॉर्मूला इसका जो है वो है CnH2n प्लस 2। मास्टर फॉर्मूला हेलोजन के लिए क्या बताया था, हेलोजन के लिए लिखा था रिमूव 1 हाइड्रोजन, यही हमने लिखा था। तो यहां पर एक हेलोजन प्रेजेंट है तो इसके लिए एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, -1 कर दो, और फाइनली यहां पर आपको हेलोजन भी लगाना होगा तो x को लगा दो, और जैसे आप x को लगाओगे आपका फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, CnH2n plus 1x. This will be our final formula. Clear? सबसे सिंपलेस्ट मेंबर, कितने कार्बन चाहिए मिनिमम, इस फ्री वैलेंसी से सोचो, इस फ्री वैलेंसी से मिनिमम कितने कार्बन अटैच करने पड़ेंगे, एक कार्बन। एक कार्बन से हमारा काम चल जाएगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सपोज CH3Cl, क्लोरोमीथेन बोल सकते हैं, तो यहां पर एक कार्बन से भी आपका काम चल जाएगा एंड दिस विल बी इट्स फर्स्ट मेंबर। क्लियर? तो इस तरीके से उस ट्रिक का यूज करके आप सीधे होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। क्वेश्चन में फर्स्ट मेंबर पूछे, सेकंड मेंबर पूछे, थर्ड मेंबर पूछे, अगर आपको फर्स्ट मेंबर का आइडिया है तो आप इजीली सेकंड थर्ड मेंबर को वहां पे निकाल सकते हो। क्लियर? और भी आप बहुत हो सकता है अगर आपसे साइक्लोएल्केन पूछा होता, ठीक है, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। ट्रिक है ये, +1 क्यों किया, -1 क्यों किया, बस ट्रिक यूज करके आंसर निकालना है। साइक्लोएल्केन, CnH2n, साइक्लोएल्केन का क्या मतलब हो गया कि वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, एक रिंग प्रेजेंट होगा, उसको हम साइक्लोएल्केन बोल रहे हैं, और एक रिंग के लिए भी आपको 2 H वहां से रिमूव करना है। ठीक है, तो साइक्लोएल्केन या फिर एल्कीन, दोनों का फॉर्मूला विल रिमेन, या दोनों का फॉर्मूला विल बी सेम। तो इस तरीके से आपको कुछ भी क्वेश्चन में दे तो जो मैंने आपको वो स्लाइड बताया था जिसमें हमने वो ट्रिक को लिखा था, उसको यूज करके आप होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला निकाल सकते हो और उसके आगे फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। इतना सबको समझ में आ गया? होमोलोगस सीरीज के फॉर्मूला सब निकाल लोगे?
गुड, चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सही आ रहा है सबका, फोर्थ आंसर होगा इसका। गुड, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है, फोर्थ होगा इसका आंसर C4H8O2, ठीक है, C4H8O2 ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इजीली निकाल सकते हो फर्स्ट मेंबर। अभी मैंने आपको बताया था कि एस्टर का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो ये होता है। एस्टर के फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन है? एस्टर के फर्स्ट मेंबर में 2 कार्बन है, सेकेंड मेंबर में 3 कार्बन होंगे, थर्ड मेंबर में 4 कार्बन होंगे, बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में आप देख सकते हो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 कार्बन दिया हुआ है, तो उसी को यूज करके हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। क्लियर? या फिर आप इसका भी यूज कर सकते हो। हमने जो फॉर्मूला लिखा था CnH2nO2, ये हमने जनरल फॉर्मूला लिखा था। अब अगर आपको थर्ड मेंबर चाहिए तो थर्ड मेंबर के लिए आपको यहां पर N4 पुट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मेंबर में 2 कार्बन थे, तो फर्स्ट मेंबर में 2 कार्बन, सेकेंड मेंबर में 3 कार्बन और थर्ड मेंबर में 4 कार्बन। तो N का वैल्यू आप 4 पुट करोगे तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा C4H8O2। क्लियर? तो इस तरीके से आपको अगर क्वेश्चन दे तो आपको बस आइडिया होना चाहिए और इससे इजीली आप यहाँ पर फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर कुछ भी हो वो आप इजीली निकाल सकते हो। होमोलोगस सीरीज का टॉपिक यही था। होमोलोगस सीरीज सबको समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब हम मूव कर रहे हैं नेमिंग पे। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर वाला पार्ट में हम 2 पार्ट देखेंगे। पहला हम पढ़ेंगे कॉमन नेमिंग, दूसरा हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, इस 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। कॉमन नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम बहुत बार नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जरूरी किस पॉइंट ऑफ व्यू से? बाद में जब आप GOC 2 पे मूव करोगे, वहां पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, ऑप्शन में आपको कॉमन नेमिंग दिया होता है या फिर क्वेश्चन किस फॉर्म में लिखा होता है, आइसोब्यूटाइलिन का रिएक्शन आप इसके साथ कर रहे हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का रिएक्शन आप इसके साथ कराओगे तो क्या बनेगा। अब आपको अगर आइसोब्यूटाइलिन नहीं पता, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल नहीं पता, तो उस केस में फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ये जो पार्ट है इसका एज सच डायरेक्टली आपको नहीं बोलता कि ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इस तरीके से आपसे कॉमन नेमिंग नहीं पूछता। कॉमन नेमिंग का यूज बाद में होगा GOC 2 में, तो इसको बार बार रिवाइज करते रहना। अभी इसको अच्छे से समझो, याद करो और कंटिन्यूस इसका रिवीजन करते रहना, आगे ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट में हम मूव करते हैं। कॉमन नेमिंग को आप देखोगे तो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हाइड्रोकार्बन, दूसरा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन को भी हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसको हम एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन, उसमें हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन देखेंगे, फिर विल मूव ऑन टू हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन में एल्केन। अब यहां पर देखो एल्केन वाले पार्ट में हमने क्या लिखा है। ठीक है, इसको यहां पर रीड करते हैं। व्हेन मोर देन वन स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फ्रॉम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देन वी यूज एन आइसोनियो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। ठीक है, जब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो किसी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, देन वी यूज एन आइसोनियो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। इसका मीनिंग अभी समझेंगे। एन प्रीफिक्स, एन कब यूज करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर स्ट्रेट अनब्रांच्ड चेन। अगर स्ट्रेट अनब्रांच चेन दिख रहा है तो उसके लिए हम एन प्रीफिक्स यूज करेंगे। आइसो कब हम यूज करेंगे? वन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट एट सेकेंड कार्बन इन स्ट्रेट चेन। सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल दिखेगा स्ट्रेट चेन के लिए, उसके हम आइसो यूज करेंगे। ब्रैकेट में हमने लिखा है सेकेंड लास्ट कार्बन इन केस ऑफ रेडिकल। इसका मीनिंग क्या है अभी जब हम आगे फिर रेडिकल पढ़ेंगे तब इस पार्ट को मैं रिलेट करूंगा। अभी ब्रैकेट वाले पार्ट को भूल जाओ, सिर्फ इतना ध्यान रखो, वन मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे हो स्ट्रेट चेन के तो उसको हम आइसो बोलते हैं। उसके आगे हमने क्या लिखा है? नियो, व्हेन टू मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट एट सेकेंड कार्बन इन स्ट्रेट चेन, तो उसके लिए हम नियो प्रीफिक्स यूज करते हैं। अगेन सेकेंड लास्ट कार्बन इन केस ऑफ रेडिकल, इसको भी अभी भूल जाओ, इसको हम आगे कवर करेंगे। तो अभी आपको जो पहला वाला पार्ट है वो समझ में आना चाहिए, एग्जांपल के थ्रू भी हम समझेंगे। और एक और चीज जो हमने लिखा है, मिनिमम 5 कार्बन रिक्वायर्ड फॉर नियो प्रीफिक्स, ये भी आपको याद रखना होता है कि नियो के लिए हमें मिनिमम 5 कार्बन चाहिए होता है। अभी इसको हम देखते हैं कि करके। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से हम सबसे पहले समझते हैं।
अगर हम बात करें C4H10 की, ठीक है, C4H10 की, C4H10 के मैं दो स्ट्रक्चर बना सकता हूं। यहां पर मैंने इसके दो स्ट्रक्चर बनाए हैं। अगर आप दोनों देखोगे, दोनों आइसोमर है, आइसोमर है मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा। तो C4H10 से आप ये भी बना सकते हो, C4H10 से आप ये दूसरा स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हो। इतना सबको समझ में आता है? ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब उसके पहले लाइन को हम रीड करते हैं। हमने क्या लिखा था? व्हेन मोर देन वन स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फॉर सेम मॉलिक्यूलर या फ्रॉम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हमने लिखा था। तो अगर आप C4H10 देखोगे, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यही हम बोल रहे हैं। तो व्हेन मोर देन वन स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फ्रॉम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देन वी यूज एन आइसोनियो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। मतलब इन स्ट्रक्चर्स को आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम एन आइसोनियो प्रीफिक्स का यूज करते हैं। ये उस पहले स्टेटमेंट का मतलब हुआ। इतना सबको समझ में आ गया? अब अगर मैं इस पहले स्ट्रक्चर की बात करूं, पहले स्ट्रक्चर में बताओ यहां पर क्या यूज करेंगे हम? ये कौन सा दिख रहा है? इट इज स्ट्रेट अनब्रांच चेन, ठीक है, बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। तो अगर मैं इसका यहां पर नाम बोलूं तो इसको हम क्या बोलेंगे? एन ब्यूटेन। इतना सबको क्लियर है? स्ट्रेट अनब्रांच चेन, तो इसके लिए हम एन का यूज करेंगे। दूसरे में देखो क्या बोलेंगे? दूसरे में इसको क्या बोलेंगे? आइसो बोलेंगे। इट इज आइसो ब्यूटेन। इट इज आइसोब्यूटेन। यहां पर आप देख सकते हो स्ट्रेट चेन में, यहां पर अगर हम देखें तो सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है? एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगे स्ट्रेट चेन में, तो उसके लिए हम आइसो का यूज करते हैं। यही चीज हमने यहां लिखा था, वन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट एट सेकंड कार्बन इन स्ट्रेट चेन, तब इसको हम आइसो का यूज करके बोलते हैं। क्लियर? तो जब मैं इसका नाम बोलूंगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटेन बोलेंगे। इतना सबको समझ में आ गया? क्लियर है सबको इतना? चलिए नेक्स्ट पार्ट बताइए। अब हम एक और देखते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट पे मूव करूं, यहां पर C5H12, C4H10 की जगह अब हम यहां पर ले रहे हैं C5H12। C5H12 के हम टोटल 3 स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको याद रखना होता है, हम आइसोमेरिज्म में भी आगे देखेंगे। C4H10 फॉर्मूले से 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, C5H12 फॉर्मूले से 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं। और 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर में ये 3 स्ट्रक्चर है जो हमने यहां पर ड्रॉ किए। विच मींस यहां पर भी आप देख सकते हो कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एक से ज्यादा स्ट्रक्चर यहां पर पॉसिबल है। तो यहां पर भी इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए वी यूज एन आइसोनियो प्रीफिक्स। क्लियर? और यही सबसे पहले हमने लिखा था। अब अगर मैं सबसे पहले की बात करूंगा, सबसे पहला क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये एक स्ट्रेट अनब्रांच चेन है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस विल बी एन, इसके लिए हम एन प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो दिस विल बी एन पेंटेन। क्लियर? नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट को हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट आइसो बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन। दिस विल बी आइसोपेंटेन। आइसो क्यों? ये समझ में आना चाहिए। स्ट्रेट चेन में आप देख सकते हो सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल लगा है। अगर स्ट्रेट चेन में सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल लगा हो तो उसके लिए हम आइसो यूज करते हैं, और ये आपका आइसोपेंटेन है। थर्ड वाला क्या होगा? थर्ड वाला नियोपेंटेन। इसको हम बोलेंगे नियोपेंटेन, ठीक है। इसको हम नियोपेंटेन बोलते हैं। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। और नियो क्यों? अभी मैंने जो आपको लिखाया था कि सेकंड कार्बन पे यहां आप देख सकते हो 2 मिथाइल। हम प्राइमरी सेकेंडरी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कॉमन नेमिंग सीख रहे हैं। किसको क्या बोलते हैं ये आपको ध्यान रखना होता है। एन किसको बोलेंगे, आइसो किसको बोलेंगे, नियो किसको बोलेंगे। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे नियोपेंटेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकंड कार्बन पे आप देख सकते हो 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। किसका कितना स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी होती है। C5H12 से 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, याद रखो। C4H10 से 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, याद रखो। क्लियर? अब जब इस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, ये है नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन में एक और चीज ध्यान रखना कि जब हम नियो की बात करते हैं ना, तो इस यूनिट को हम नियो यूनिट बोलते हैं, ठीक है। कहीं आपको ऐसा कुछ दिखे तो इसको हम नियो यूनिट बोलते हैं। और नियो पेंटेन से आप समझ सकते हो कि यहां पर इसी को मैंने बनाया है, बस यहां पे एक एच कम करके यहां पे एक फ्री वैलेंसी छोड़ दिया। ये कहीं भी अगर और अटैच होगा तो ये जो यहां पे यूनिट है, हम बोल सकते हैं कि उस कंपाउंड में नियो यूनिट है, अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा हो।
विच मीन जब आप नियो यूनिट की बात करते हो या नियो की बात करते हो, मिनिमम आपको कितने कार्बन चाहिए होते हैं? नियो के लिए आप देख सकते हो मिनिमम आपको 5 कार्बन रिक्वायर्ड होगा। 4 कार्बन सिस्टम से कभी नियो नहीं बनता। नियो के लिए आपको मिनिमम 5 कार्बन चाहिए होता है। अगर कहीं वर्ड लिखा हुआ है नियो ब्यूटाइल, इज इट पॉसिबल? नियो ब्यूटाइल, इज इट पॉसिबल? यस और नो? नो, नियो ब्यूटाइल करके कुछ नहीं होता। ब्यूटाइल मतलब आप 4 कार्बन की बात कर रहे हो। नियो के लिए आपको मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? मिनिमम आपको 5 कार्बन चाहिए अगर आपको नियो यूनिट क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होता है। और ये उसका मीनिंग हो गया कि एन आइसो नियो और कैसे उसका हम यूज कर रहे हैं। इतना सबको समझ में आ गया? तो ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं। फिर बोल रहा हूं, डायरेक्टली इसको याद रखो, किसको क्या बोलते हैं, किसका कौन सा स्ट्रक्चर होता है। अब यहां पर एक पार्ट जो हम देख रहे हैं, इट इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन किसका? आइसोऑक्टेन का। पहले लेक्चर में मैंने आपको आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर भी याद करने बोला था। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को आपको अलग से याद रखना है। आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर, इट इज एन एक्सेप्शन। जब मैं इस स्ट्रक्चर को एक्सेप्शन बोल रहा हूं तो एक्सेप्शन बोलने का रीजन क्या है? अगर आप नॉर्मल नेमिंग से आइसो स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करो, तो मैंने आपको आइसो के लिए क्या बोला कि सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए स्ट्रेट चेन के। तो अगर आप नॉर्मल लॉजिक लगाओगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनना चाहिए था आइसोऑक्टेन का। सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए था, तो इसको हम आइसोऑक्टेन बोल देते। बट आइसोऑक्टेन का ये स्ट्रक्चर नहीं होता। यहां पर आप देख सकते हो आइसोऑक्टेन का जो स्ट्रक्चर है, इसमें अगर आप विजुलाइज करोगे कि यहां पर एक नियो यूनिट भी प्रेजेंट है। आइसोऑक्टेन के स्ट्रक्चर में क्या नियो यूनिट विजुलाइज हो रहा है? हो रहा है सबको? आइसो यूनिट में अगर आप ये लेफ्ट वाला पार्ट देखोगे तो यहां पर आप देख सकते हो नियो यूनिट भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इट इज एन एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर को डायरेक्टली याद रखना। क्लियर? यहां पे आप लॉजिकली जाओगे तो आपका आंसर गलत आएगा। क्लियर? ठीक है, आइसो का मतलब है कि स्ट्रेट में सिर्फ एक मिथाइल होना चाहिए, कहीं और कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे राइट में तो एक मिथाइल दिख रहा है, बट लेफ्ट में 2 मिथाइल और लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल आइसो के मीनिंग को फॉलो नहीं कर रहा। इतना सबको क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया तो यस लिखो। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका आइसोऑक्टेन। तो यहां पर जब हम इन स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो ये आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा बोला मैंने? ब्यूटेन के 2 और पेंटेन के 3 और आइसोऑक्टेन। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछता CH3 CH2 CH3, अगर मैं आपसे ये पूछता कि इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन बोलेंगे या एन प्रोपेन बोलेंगे? अब इसको समझो, यहां पर आप एन यूज नहीं करोगे। जब मैं C3H8 की बात करता हूं और इस स्ट्रक्चर की बात करता हूं, इसको हम सिंपली क्या बोलेंगे? प्रोपेन बोलेंगे। अब प्रोपेन क्यों बोलेंगे, इसका मतलब समझो। जब मैं C3H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करता हूं, C3H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से सिर्फ एक स्ट्रक्चर बन सकता है। C3H8 से सिर्फ यही स्ट्रक्चर बन सकता है, इसका कोई और स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते। इसको ऐसे लिखने से दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर आपका सेम। ठीक है, इसी को बस आपने नीचे लिख दिया। तो जब मैं C3H8 की बात करता हूं, इससे सिर्फ एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और मैंने आपको क्या बताया था, हम एन आइसोनियो का यूज कब करते हैं? इसमें हमने पहला लाइन क्या लिखा था? व्हेन मोर देन वन स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फॉर अ गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देन वी यूज एन आइसोनियो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है किसी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए, तो जब मैं C3H8 की बात करता हूं तो यहां पर आपका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यहां पर कोई दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हम एन आइसोनियो का यूज नहीं करेंगे, इसको हम सिंपली क्या बोलेंगे? प्रोपेन बोलेंगे। यहां पे हम एन प्रोपेन नहीं लिखेंगे। ये सबको समझ में आ गया? और वो लाइन का मीनिंग क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ये इसका मतलब हो गया और ये एक्सेप्शन है और इसको आप डायरेक्टली अब याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एल्कीन। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं एल्कीन वाले पार्ट पे। एल्कीन के जब हम कॉमन नेमिंग की बात करते हैं तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, एल्क प्लस आइलीन। ये इसका लिखने का तरीका हो गया। अब एल्क जो है, ये जो एल्क है, ये आपका इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन। एल्क इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन। अगर 2 कार्बन हो तो उसके लिए वर्ड आता है एथ। अगर 3 कार्बन हो उसके लिए वर्ड आएगा प्रॉप। 4 कार्बन हो उसके लिए वर्ड आएगा ब्यूट, जो आप
टीएससी में यूज करते हो। तो उसी कंसेप्ट को हम यहाँ कर रहे हैं। एल्क प्लस आइलीन में एल्क इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ कार्बन, वही एथ प्रोप ब्यूट जो भी आप यूज करोगे। इतना क्लियर। सपोज अगर मैं इस पहले स्ट्रक्चर की बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बाद में क्वेश्चन में मिलेगा और इसको गड़बड़ करोगे, तो इसको अच्छे से अब याद करते रहो। जब मैं इस स्ट्रक्चर की बात करता हूं, यहाँ पर दो कार्बन है, तो इसके हम वर्ड यूज करेंगे एथ, और एथ के साथ अगर मैं आइलीन जोड़ दूं तो इसका जो नाम बन जाएगा वो बन जाएगा इथाइलिन। अगर इसके कॉमन नेमिंग की हम बात करें तो कॉमन नेम है इसका इथाइलिन। आईयूपीएसी नेम इथीन है, हम आईयूपीएसी डिस्कस नहीं कर रहे, कॉमन नेमिंग बता रहा हूं, इथाइलिन आपका ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है। इतना क्लियर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्रोप। 3 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्रोप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइलिन हो जाएगा। पहला वाला इथाइलिन, दूसरा वाला प्रोपाइलिन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन। अब आप यहाँ पर देखोगे तो थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल दोनों में ही 4 कार्बन है। दोनों में ही आप देखोगे तो इसको ब्यूटाइलिन बोलना चाहिए, लेकिन अगर दोनों ब्यूटाइलिन है तो दोनों को डिस्टिंग्विश हम कैसे करेंगे? दोनों को डिस्टिंग्विश करने का तरीका है, हम लेटर्स यहाँ पे यूज करते हैं अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा को हम यूज करके यहाँ पर डिस्टिंग्विश करते हैं। यहाँ पर अगर अल्फा बीटा की हम बात करें, ये जो अल्फा या बीटा पोजीशन है, ये आपका शो करता है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को। अगर आप पहले स्ट्रक्चर में देखोगे तो डबल बॉन्ड का पोजीशन फर्स्ट में है, तो फर्स्ट वाले को हम बोल देते हैं अल्फा ब्यूटाइलिन, और सेकेंड वाले को हम बोल देते हैं बीटा ब्यूटाइलिन। एक हो गया अल्फा ब्यूटाइलिन और दूसरा हो गया बीटा ब्यूटाइलिन। तो इस तरीके से आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ये जो लास्ट एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका बता सकते हैं क्या? यहाँ पर कुछ विजुलाइज हो रहा है? इसमें क्या कोई यूनिट अटैच दिख रहा है? यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको? सेकेंड कार्बन पर क्या दिख रहा है? सेकेंड कार्बन पर यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं आइसोब्यूटाइलिन। ठीक है, इसका नेम हमने क्या कर दिया? आइसोब्यूटाइलिन, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड कार्बन पे आपको एक मिथाइल ग्रुप अटैच दिख रहा है, तो इसको हम सेकेंड में आइसोब्यूटाइलिन इसको बोलेंगे। ठीक है, 1 और 2 का जनरली हम यूज नहीं करते, अल्फा बीटा हम यूज कर लेते हैं, यही आपका कन्वेंशन चलते आ रहा है। ठीक है, बट कहीं अगर 1 2 लिखा हुआ भी तो ऐसे उसको हम कंप्लीटली गलत नहीं मानेंगे, बट अल्फा बीटा को हम यूज करते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, आइसोब्यूटाइलिन ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, और आपको बाद में ये ऐसे भी मिलेगा लिखा हुआ, ये इस तरीके से भी यहां पर लिखा हुआ मिलेगा। यहां पर ये इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन है। आइसोब्यूटाइलिन आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिले या ऐसा स्ट्रक्चर मिले, डायरेक्टली याद होना चाहिए आइसोब्यूटाइलिन का स्ट्रक्चर आपका कैसा होता है। अल्फा फर्स्ट पोजीशन, बीटा सेकंड पोजीशन, और कुछ नहीं है, बस हमने इस तरीके से इसको लिख दिया है। ठीक है, आइसोब्यूटाइलिन को आपको याद रखना है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका फर्स्ट और लास्ट, इथाइलिन और आइसोब्यूटाइलिन, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको अच्छे से याद रखना। तो एल्कीन के नेमिंग में हमें ये पार्ट चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। एल्काइन। एल्काइन में सिर्फ एक एग्जांपल हमें ध्यान रखना है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम बोलते हैं एसिटाइलिन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एसिटाइलिन, इसका नाम होता है एसिटाइलिन। अब बाद में गलती क्या करोगे? इथाइलिन, एसिटाइलिन, ये आपको नेम मिलेगा, तो इथाइलिन का मतलब है इथीन। ठीक है, और एसिटाइलिन इसका मतलब है इथाइन, इसका आईयूपीएसी नेमिंग इथाइन है, तो इथाइन और एसिटाइलिन सेम होता है, इथीन और इथाइलिन सेम होता है। अब बाद में जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन में क्या मेंशन करके दिया है और वो किस स्ट्रक्चर को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर सबको? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का पार्ट यही है। हाइड्रोकार्बन में कॉमन नेमिंग का पार्ट हमें यही पार्ट देखना है। फिर हम मूव करेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पे। हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अभी सब बता रहा हूं, जितना बता रहा हूं उतना समझो। रेडिकल डिपेंडेंट, सेकेंडरी, टर्शियरी, बेटा सब कवर करूंगा, वेट करो ना। अभी तो दूसरा लेक्चर चल रहा है, सब एक ही लेक्चर में पता करना है क्या? वेट करो, धीरे धीरे सब कवर होगा। ठीक है, बिना कवर किए मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, बहुत लंबा चलना है अपन को, अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं किस पे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पे। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पे हम मूव करते हैं। हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हमने कवर कर लिया, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव को जब हम नेमिंग करते हैं, कॉमन नेमिंग करते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, क्योंकि आपको बाद में अगर आपको याद भी हो, ये बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल अमीन, ये जो सारे नेम्स होते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का सिंपल मतलब क्या है, मेरे पास हाइड्रोकार्बन है RH, ठीक है, हाइड्रोकार्बन को हम इससे इंडिकेट कर रहे हैं। सपोज यहाँ पर मैंने H को हटा के कोई Z एटम या ग्रुप लगा दिया, ठीक है, कुछ भी आप लगा सकते हो, हेलाइड लगा दो, अल्कोहल लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो H को हटा के कुछ भी आप यहाँ पर लगा दो, तो जो भी क्रिएट होता है उसी को हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोल रहे हैं, डिराइव फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। इस तरीके से इसको हम यहाँ पर लिखते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का पार्ट देख रहे हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन था, उसको हम कवर कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव को कवर कर रहे हैं। क्लियर? अब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का जब हम कॉमन नेमिंग करते हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला हमने लिखा है सिस्टम ए, और यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरा सिस्टम बी। इसको हम दो सिस्टम में डिवाइड करेंगे। सिस्टम ए में हमने लिखा है रेडिकल डिपेंडेंट, सिस्टम बी में हमने लिखा है रेडिकल इंडिपेंडेंट। सिस्टम बी के नीचे एक और चीज हमने लिखा है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट कीटोन। सिस्टम बी का जो तरीका है वो हम किनके लिए यूज करते हैं, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एक्सेप्ट कीटोन। कीटोन को हम सिस्टम ए से नेमिंग करेंगे, इसलिए एक्सेप्ट लिखा हुआ है। इतना समझ में आता है। लास्ट में हमने एक और चीज लिखा है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड कैन बी नेम्ड थ्रू बोथ सिस्टम। CN और NC को हम सिस्टम ए से और सिस्टम बी से दोनों ही तरीके से कॉमन नेमिंग कर सकते हैं। एक एक करके अभी हम आगे देखेंगे, बट ये इसका बेसिक वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पर अगर आपको नेमिंग करना है सिस्टम ए से या सिस्टम बी से, तो आपको जो पता होना चाहिए वो इस टर्म के बारे में। यहाँ पर लिखा है हमने रेडिकल डिपेंडेंट और दूसरे में हमने लिखा है रेडिकल इंडिपेंडेंट। तो जो हमें पता होना चाहिए वो रेडिकल के बारे में, कि रेडिकल क्या होता है, रेडिकल का नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से करते हैं। तो अभी सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे रेडिकल के बारे में। एक बार हम रेडिकल के बारे में सीख लेंगे तो फिर हम सिस्टम ए सिस्टम बी में समझ पाएंगे कि कहाँ रेडिकल डिपेंडेंट है, कहाँ इंडिपेंडेंट है, रेडिकल का मीनिंग क्या है, उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो रेडिकल के बारे में सीख रहे हैं। अब यहाँ पर एक एक करके समझो। रेडिकल में सबसे पहले हमने क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ हाइड्रोकार्बन फॉर्म्स अ रेडिकल। जब आप हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हो, जो बनता है उसे हम रेडिकल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले यहां पर आप देखोगे हमने एल्केन लिखा है। एल्केन हाइड्रोकार्बन है, उससे जब आप H हटाओगे तो जो बनता है उसको हम एल्काइल बोलते हैं, और इट इज अ रेडिकल। ठीक है, H हटाने के बाद जो बन रहा है उसको हम रेडिकल बोलते हैं, और एल्केन से जो बनता है उसको हम एल्काइल वर्ड यूज करके डिनोट करते हैं। कैसे? अगर मैं पहले की बात करूंगा तो यहाँ पर पहले में CH4 है, CH4 से जैसे आप H हटाओगे तो यहाँ पे CH3 बन जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एक वैलेंसी फ्री छोड़ के रखा हुआ है। जैसे आप H हटाओगे एक वैलेंसी फ्री हो जाएगा, तो H हटाने के बाद यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री हो गया। और अगर मैं इस रेडिकल की बात करूं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मिथाइल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेडिकल और इसका नाम है मिथाइल। ये हमें पहले से पता होता है, जिसको हम इस तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे तो हमने इथेन लिया है, जिसका फॉर्मूला क्या है, C2H6। यहां से अगर हम H हटाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, और अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहो तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं। एक H हटाने का मतलब हो गया कि यहां पर एक वैलेंसी फ्री हो गया और बचा क्या, C2H5। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इथाइल। क्लियर? अब एक और चीज यहां पर ध्यान रखना, जिसको मैं आगे आइसोमेरिज्म में यूज करूंगा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास C2H5 है, ठीक है, C2H5, और अगर मैं आपसे ये पूछूं C2H5 को बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं, C2H5 को बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो C2H5 को बनाने का एक ही तरीका हो सकता है, ये जो हमने यहां पर ऊपर बना के रखा हुआ है। C2H5 को आप किसी और तरीके से बना ही नहीं सकते, तो C2H5 को बनाने का एक ही पॉसिबिलिटी है, इसको आप बस एक ही तरीके से बना सकते हो, और वो एक तरीका कौन सा, ये जो हमने ऊपर इथाइल का स्ट्रक्चर बनाया है, इसके अलावा आप किसी भी तरीके से C2H5 को नहीं बना सकते। तो ये चीज डायरेक्टली याद रखना, C2H5 को बनाने का एक ही पॉसिबिलिटी है। इतना क्लियर? अब हमने नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पार्ट पे मूव करते हैं, जहां पे हम गलती करते हैं, जो आगे हमें क्वेश्चन में मिलेगा। C2H6 इथेन था, अगला हमने लिया C3H8 प्रोपेन। अब यहाँ पर C3H8 में सोचो कि हम कितने डिफरेंट तरीके से H को हटा सकते हैं। ऊपर C2H6 में तो एक ही तरीका था, राइट वाले को या लेफ्ट वाले को। जब आप C3H8 लेते हो तो यहाँ पे कितने डिफरेंट तरीके से H को हटा सकते हो, बताओ कितने डिफरेंट तरीके पॉसिबल है।
दो डिफरेंट तरीके पॉसिबल है। दो डिफरेंट तरीके में कौन कौन सा? एक तो आपका टर्मिनल से, दोनों टर्मिनल तो सेम होता है तो आप किसी भी एक को यूज कर सकते हो, और दूसरा आप मिडिल वाले से भी एच को हटा सकते हो। तो मैं इन दोनों में से किसी को भी एच को हटा सकता हूं। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, बोल सकते हैं यहां पर कितने पॉसिबिलिटी है? दो डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। अगर आप देखोगे तो जो पहला स्ट्रक्चर यहां पर बना है, मैंने टर्मिनल से एच हटा के एक फ्री वैलेंसी छोड़ दिया, और दूसरा स्ट्रक्चर आप देखोगे तो हमने बीच से एक एच हटा के फ्री वैलेंसी छोड़ दिया और यहां पर रेडिकल को क्रिएट कर लिया। इतना क्लियर? ये जो सेकंड वाला पार्ट है जो हमने बनाया, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसे लिख के दे, ऐसे लिख के दे, आप देख सकते हो दोनों सेम ही है, बट लिखने का तरीका अलग अलग हो गया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों हमने सेम ही यहां पर बनाया है। इतना क्लियर? अब जब मैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं तो इन दोनों का ही फॉर्मूला जो होगा ये तो C3H7 होगा। दोनों का फॉर्मूला C3H7 होगा। C3H8 से आपने H को हटाया तो क्या बनेगा? C3H7 बनेगा। विच मीन्स अगर मैं आपसे सीधा ये पूछता कि C3H7 को बनाने के कितने पॉसिबिलिटी है, तो C3H7 को बनाने के कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं बताओ? C3H7 को बनाने के कितने पॉसिबिलिटी? दो पॉसिबिलिटी। C3H7 को बनाने के दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। दो कौन सा? ये जो ऊपर दो बना हुआ है, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्लियर? अब अगर ये दो पॉसिबिलिटी यहां पर है तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए अगेन हम यहां पर एन आइसो का यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस ये जो ऊपर वाला है इसके लिए हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे? क्या मुझे ये स्ट्रेट अनब्रांच जैसा कुछ दिख रहा है? स्ट्रेट अनब्रांच जैसा कुछ दिख रहा है? यस। तो इसको हम बोलते हैं एन प्रोपाइल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एन प्रोपाइल। और ये जो दूसरा यहां पर स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं आइसो प्रोपाइल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? आइसो प्रोपाइल। अब इसको हम आइसो क्यों बोल रहे हैं? आइसो हम इसको क्यों बोल रहे हैं इसको आप समझ सकते हो। मैंने आपको जब आइसो का मीनिंग लिखाया था तो वहां पे ब्रैकेट में बोला था कि एक चीज अभी लिख के रखो फिर हम इसको देखेंगे। ब्रैकेट में हमने क्या लिखा था? सेकेंड लास्ट कार्बन इन केस ऑफ रेडिकल। पूरा मैं लाइन फिर से रिपीट कर देता हूं। आइसो का मीनिंग मैंने लिखा था वन मिथाइल कार्बन प्रेजेंट इन सेकेंड कार्बन इन स्ट्रेट चेन, और ब्रैकेट में मैंने लिखा था सेकेंड लास्ट कार्बन इन केस ऑफ रेडिकल। विच मीन्स रेडिकल के केस में अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल लगा हो तो उसके लिए हम आइसो का यूज करेंगे। रेडिकल के केस में सेकेंड लास्ट पे अगर मिथाइल लगा हो तो उसके लिए हम आइसो का यूज करेंगे। क्लियर? अब यहां पर सेकेंड लास्ट का क्या मतलब है? अगर सेकेंड लास्ट में बोल रहा हूं तो मुझे नंबरिंग करना आना चाहिए। तो एक इंफॉर्मेशन आगे के लिए ध्यान रखना कि जब भी आप रेडिकल में नंबरिंग करते हो, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम फ्री वैलेंसी इन रेडिकल्स। ये हम आगे भी आईयूपीएससी में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ध्यान रखो रेडिकल में नंबरिंग हमेशा फ्री वैलेंसी से स्टार्ट होता है। फ्री वैलेंसी से क्या मतलब है? अगर आप यहां पर देखोगे ये वैलेंसी फ्री है तो फ्री वैलेंसी से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। यहां पर 1 कर दिया, यहां पर 2 कर दिया, यहां पर 3 कर दिया। इतना क्लियर? तो ये फ्री वैलेंसी से नंबरिंग स्टार्ट हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं, फ्री वैलेंसी यहां बीच में है तो यहां पर मैंने 1 दे दिया, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम फ्री वैलेंसी। और अगर आप राइट लेफ्ट कहीं भी जाओगे तो कहीं भी जाओ आप सेकंड नंबर यहां दे दोगे। इतना सबको समझ में आया नंबरिंग कैसे किया? अब यहां पर इसको हमने आइसो क्यों बोला? अगर मैं आपसे इस स्ट्रक्चर में यहां पर पूछूं तो ये जो पार्ट है ये मेरा लास्ट कार्बन हो गया। बोल सकते हैं ये मेरा लास्ट कार्बन है। ये अगर लास्ट कार्बन है तो जिसपे मैंने 1 लिखा है ये मेरा सेकंड लास्ट कार्बन हो गया। भले ही नंबरिंग में फर्स्ट है, मुझे मतलब नहीं है, मैं इसको लास्ट और सेकंड लास्ट के टर्म्स में समझने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये कार्बन आपका लास्ट कार्बन है तो ये फर्स्ट कार्बन आपका कौन सा हो गया? सेकंड लास्ट कार्बन हो गया। बोल सकते हैं। और इस सेकंड लास्ट कार्बन पे आपको क्या लगा हुआ दिख रहा है? मिथाइल लगा हुआ दिख रहा है। तो अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे आपको एक मिथाइल लगा हुआ दिखे तो उसके लिए हम आइसो यूज करते हैं इन केस ऑफ रेडिकल्स। ये मीनिंग था उस लाइन का कि सेकेंड लास्ट कार्बन इन केस ऑफ रेडिकल पे अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा हो तो उस केस के लिए हम आइसो का यूज करते हैं। इसके लिए हमने वर्ड क्या यूज किया? आइसो प्रोपाइल हमने यूज किया। ये सबको समझ में आया नहीं आया जल्दी बताओ। क्लियर? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसो प्रोपाइल बोलेंगे। तो यहां पर आपका एन प्रोपाइल हो गया, आइसो प्रोपाइल हो गया। तो ये दो आपको ध्यान रखना है। अब डायरेक्टली याद कर लो, C3H8 से दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक बनता है एन प्रोपाइल, दूसरा बनता है आइसो प्रोपाइल। इसको रट लो,
ठीक है, डायरेक्टली इसको याद कर लो, डायरेक्टली ये काम आएगा। और लास्ट में C3H7 के कितने पॉसिबिलिटी, C3H7 के 2 पॉसिबिलिटीज होते हैं। इतना क्लियर। अब यहां पर हम नेक्स्ट एक और पार्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट हम यहां पर देख रहे हैं C4H10, इसको हम जल्दी से पहले कवर कर लेते हैं। C4H10, ठीक है, इसको समझो। C4H10 में कितने बना सकते हो आप स्ट्रक्चर? मैंने आपको बोला था, ये हमने अभी कवर भी किया था कि C4H10 में 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। 2 स्ट्रक्चर कौन से? N ब्यूटेन और दूसरा आइसो ब्यूटेन, ये 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। तो यहां पर हमने दोनों स्ट्रक्चर बना दिए, N ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। यहां पर हमने इसके 2 स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब N ब्यूटेन में यहां पर आप देखो कितने डिफरेंट तरीके से यहां से आप H रिमूव कर सकते हो। खुद यहां पर देखो कितने डिफरेंट तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं। N ब्यूटेन में कितने तरीके हो गए? 2 तरीके हो गए। 2 तरीके कौन कौन सा? एक तो आप देख सकते हो कि ये दोनों टर्मिनल पोजीशन सेम है, तो मैं इन दोनों में से किसी एक का यूज कर सकता हूं। दूसरा, ये दोनों बीच वाले पोजीशन है, ये दोनों बीच वाले पोजीशन भी सिमिलर है, तो इन दोनों में से मैं किसी एक का यूज कर सकता हूं। तो यहां पर आप देखोगे पहला जो हमने रेडिकल क्रिएट किया वो टर्मिनल से H हटा के किया, और दूसरा जो हमने रेडिकल क्रिएट किया इस सेकंड कार्बन से H हटा के हमने क्रिएट किया। क्लियर? तो ये 2 रेडिकल हम यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, किससे? N ब्यूटेन से। और यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C4H9। C4H10 से आपने H हटाया तो क्या बनेगा? C4H9 बनेगा। ये इसका फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? अब जब मैं इन दोनों के नेमिंग की बात करता हूं तो यहां पर अगर हम पहले वाले को नेम करें, पहले वाले को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे N ब्यूटाइल। इसको हम बोलेंगे N ब्यूटाइल। N ब्यूटाइल क्यों बोल रहे हैं? स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट अनब्रांच आपको दिख रहा है, इसलिए हम N का यूज कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं N ब्यूटाइल। और ये जो सेकंड यहां पर स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। दिस इज सेक ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे? सेक ब्यूटाइल बोलेंगे। याद कर लो अच्छे से, N ब्यूटेन से जो 2 रेडिकल बनते हैं, एक है N ब्यूटाइल और दूसरा है सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी क्यों बोला इसको? यहां पर आप सिंपली रेडिकल का डिग्री के अकॉर्डिंग इसको बोल रहे हैं। अभी समझा रहा हूं, इसको जल्दी समझो, फिर डाउट यहां पर देखना, ठीक है। इसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल रहे हैं। रेडिकल के डिग्री को हम कैसे देखते हैं? फ्री वैलेंसी से अटैच कार्बन को देखो। फ्री वैलेंसी से अटैच्ड कार्बन, यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन आपका 2 डिग्री है, सेकेंडरी कार्बन है, इसीलिए यहां पर ये टर्म हम क्या यूज कर रहे हैं? सेक ब्यूटाइल यहां पर यूज कर रहे हैं। बस इसको याद रखने का तरीका है, सेकेंडरी कार्बन सेक ब्यूटाइल, इसको हम बोल रहे हैं। क्लियर? इसको हमने आइसो क्यों नहीं बोला? आइसो हम इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसको समझो। यहां पर जब मैं नंबरिंग करूंगा तो नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम फ्री वैलेंसी 1 2 3, ये इसका नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3। मैंने आपको रेडिकल के केस में क्या बोला था? सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर आपको मिथाइल दिखे तब उसके लिए हम आइसो यूज करेंगे। अब यहां पर आप देखोगे तो ये लास्ट कार्बन, ये सेकंड लास्ट कार्बन, इस सेकंड लास्ट कार्बन पे यहां पे मिथाइल नहीं है, और सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल नहीं है, तो इसलिए हम क्या यूज नहीं कर रहे हैं? आइसो का यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहां पर इसको क्या बोल रहे हैं? सेक ब्यूटाइल बोल रहे हैं, ये आइसो ब्यूटाइल नहीं है। इतना सबको समझ में आता है, इसलिए मैंने वो लाइन लिखाया था और उससे हम इजीली यहां पर समझ सकते हैं। बस नंबरिंग आपको पता होना चाहिए कहां से करना है। क्लियर? तो ये हो गया N ब्यूटाइल और सेक ब्यूटाइल, ये चीज आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब हम मूव करते हैं आइसो ब्यूटेन पे। आइसो ब्यूटेन में आप देख सकते हो यहां पर अगेन 2 रेडिकल पॉसिबल है। 2 रेडिकल पॉसिबल कौन कौन से? यहां पर अगर आप इन तीनों कार्बन को देखोगे तो यहां इनमें से आप कहीं से भी H हटाओ, ये तो एक जैसा ही है, किसी से भी H हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक मैंने यहां से H हटाया, ठीक है। एक और यहां पर आप देख सकते हो मैंने इस बीच वाले कार्बन से H को हटाया, क्योंकि ये डिफरेंट है कंपेयर टू टर्मिनल कार्बन। तो यहां पर आप कितने रेडिकल बना सकते हो? 2 रेडिकल बना सकते हो। और अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इसका भी फॉर्मूला तो C4H9 ही होगा, इसका भी फॉर्मूला C4H9 ही होगा। तो अगर मैं सबसे पहले आपको ये बोलूं कि C4H9 के टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हैं, तो C4H9 के टोटल कितने पॉसिबिलिटीज होंगे? 4 पॉसिबिलिटी होंगे। 2 N ब्यूटेन से बना, 2 आइसो ब्यूटेन से बना, टोटल 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ C4H9, ठीक है। C4H9 के 4 पॉसिबिलिटी, ये डायरेक्टली याद रखना, ठीक है। अब जब मैं इस पहले स्ट्रक्चर की बात करता हूं, इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल। और इसको हम बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल, दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल। ऊपर वाला आइसोब्यूटाइल और नीचे वाला टर्शरी ब्यूटाइल। अब टर्शरी क्यों बोल रहे हैं? ये बहुत सिंपल है। टर्शरी मतलब 3 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब क्या है? इस
फ्री वैलेंसी से अटैच्ड कार्बन जो है इसके डिग्री को देख लो। फ्री वैलेंसी से अटैच कार्बन जो है ये कौन सा डिग्री? 3 डिग्री। तो सिंपली आप ध्यान रख सकते हो कि फ्री वैलेंसी से अटैच कार्बन 3 डिग्री, इसको हम टर्शियरी ब्यूटाइल बोल रहे हैं। क्लियर? आइसोब्यूटाइल हम किसको बोलते हैं? आइसोब्यूटाइल के लिए फिर से वही कंसेप्ट, फ्री वैलेंसी नंबरिंग 1 2 3। खुद सोचो जल्दी कि इसको हम आइसो क्यों बोल रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि सेकेंड कार्बन पे ये मेरा लास्ट कार्बन है, ये मेरा सेकेंड लास्ट कार्बन है। सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप दिख रहा है और इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? आइसो बोल रहे हैं। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, ये आपका आइसोब्यूटाइल, ये आपका टर्ट ब्यूटाइल। क्लियर? आइसोब्यूटाइल कौन सा डिग्री है? आइसोब्यूटाइल रेडिकल कौन सा डिग्री है? आइसोब्यूटाइल रेडिकल कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री है ना। इस फ्री वैलेंसी से अटैच कार्बन, इसको देखो ना, ये कौन सा डिग्री दिख रहा है? 1 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, फ्री वैलेंसी से अटैच कार्बन कौन सा? 1 डिग्री यहां पर दिख रहा है। तो आइसोब्यूटाइल आपका 1 डिग्री होता है और सेक ब्यूटाइल आपका 2 डिग्री होता है। इतना सबको समझ में आ गया? तो ये चारों स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लो, अच्छे से इसको रट लेना, ये बहुत बार आगे यूज होगा। क्लियर? इसके बाद का जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो अभी मैं आपको लिंक भेज देता हूं। ठीक है, ये चारों रेडिकल्स वगैरह सब अच्छे से पढ़ लेना। इसको मैं लिंक आपको भेज देता हूं इस पार्ट को, और ये जो आज का हैंडआउट है ये भी आपको मैं भेज देता हूं। ठीक है, बहुत लोग को लिंक नहीं मिला क्या? इसको मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसको लिंक पर डाल दूंगा और आपको लिंक सेंड कर दूंगा, और इसको अच्छे से याद कर लेना, इसको पढ़ लेना और नेक्स्ट क्लास में एक बार इसको रिवाइज करके आना। ठीक है, चलो ओके।